गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप फिजिक्स चैप्टर 6 प्रत्यावर्ती धारा का पार्ट 3 में का अध्ययन करेंगे। तो आज का आपका टॉपिक है ट्रांसफार्मर। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर का क्या है, सिद्धांत क्या है, रचना क्या है, कार्यविधि क्या है और इसका वर्णन हम करेंगे। ठीक, तो देखेंगे सबसे पहले ट्रांसफार्मर क्या है। ठीक है, तो देखेंगे आपका ट्रांसफार्मर क्या है। ट्रांसफार्मर क्या है, ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर बना एक उपकरण है। ठीक है, ट्रांसफार्मर क्या है, ठीक है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर बना एक उपकरण है। ठीक, जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को बदलने के काम आता है। ठीक, जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को बदलने के काम आता है। ट्रांसफार्मर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन सी होते हैं? नंबर 1 हेडिंग है ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या है, देखेंगे इसके अंदर कि वे ट्रांसफार्मर निम्न विभव वाली प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को उच्च विभव वाली निर्बल ठीक वैद्युत धारा में बदलने के काम आता है। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या बोलेंगे कि वे ट्रांसफार्मर जो निम्न विभव वाली ठीक है प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को उच्च विभव वाली निर्बल वैद्युत धारा में बदलने के काम आता है। ठीक है, फिर देखें दूसरी हेडिंग डालेंगे अपचाई ट्रांसफार्मर। तो अपचाई ट्रांसफार्मर का मतलब होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक, तो देखिए इसमें क्या लिखेंगे कि ये ट्रांसफार्मर उच्च विभव वाली निर्बल प्रत्यावर्ती धारा को निम्न विभव वाली प्रबल वैद्युत धारा में बदलने के काम आता है। ट्रांसफार्मर का उपयोग केवल प्रत्यावर्ती धारा के लिए किया जा सकता है, दिष्ट धारा के लिए नहीं। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर का उपयोग कहाँ पर होता है? प्रत्यावर्ती धारा के लिए किया जा सकता है, ठीक, दिष्ट धारा के लिए नहीं। मतलब कि अल्टरनेटिंग करंट के लिए किया जाता है, लेकिन डायरेक्ट करंट के लिए नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि यह प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पर दिष्ट धारा क्या हो जाएगी? डीसी हो जाएगी, और प्रत्यावर्ती धारा क्या हो जाएगी? एसी हो जाएगी। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट और डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। ठीक, तो देखिए इसके बाद रचना क्या है। रचना क्या है? ट्रांसफार्मर में कच्चे लोहे या सिलिकॉन स्टील की पृथक्कृत पत्तियों के बना एक आयताकार क्रोड होता है। ठीक, ट्रांसफार्मर आपने देखा है। ठीक, तो क्या कह रहा है, हमको पता करना है उसमें क्या होता है। तो देखें हम क्या, ट्रांसफार्मर में कच्चे लोहे या सिलिकॉन स्टील की पृथक्कृत पत्तियों से बना एक आयताकार क्रोड होता है। कच्चा लोहा सिलिकॉन स्टील दोनों लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? दोनों लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं। तो ये चुंबकीय बल रेखाओं को केंद्रित करके ऊर्जा के क्षय को कम करते हैं। मतलब ऊर्जा की हानि जो होती है उसको क्या करते हैं? ये कम करते हैं। ठीक, तो क्या है, इसके अलावा क्रोड में उत्पन्न भंवर धाराओं के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से इसे पटलित बनाया जाता है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, भंवर धाराओं के प्रभाव को कम करने के लिए इसे पटलित बनाया जाता है। क्रोड की एक भुजा पर तांबे के तार की एक कुंडली लिपटी रहती है, जिसे प्राथमिक कुंडली प्राइमरी कॉइल कहते हैं। ठीक है, प्राथमिक कुंडली कहते हैं। ठीक, दूसरी भुजा पर एक और कुंडली लिपटी रहती है, जिसे द्वितीयक कुंडली कहते हैं, सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। ठीक है, द्वितीयक कुंडली के सिरों पर बदली हुई वोल्टता प्राप्त होती है। तो यदि द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक से अधिक है, ठीक, तो क्या कह रहा है कि यदि क्या कह रहा है कि द्वितीयक कुंडली के सिरों पर बदली हुई वोल्टता प्राप्त होती है यदि द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक से अधिक है। तो यहाँ पर फेरों की संख्या क्या है? प्राथमिक से अधिक है। तो हम इसको लिख सकते हैं ब्रैकेट में कि यन कैपिटल यन है, सफिक्स में यस है, यन एस ठीक ग्रेटर देन यन पी। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि यदि द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक से अधिक है, ठीक है, तो ये कह रहा है तो क्या है, यस से क्या हो जाएगा? सेकेंडरी। मतलब ये यस क्या है? द्वितीयक फेरों की संख्या है, द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या है,
और पी से क्या हो जाएगा, प्राइमरी। ठीक है, तो एनपी क्या है आपकी, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या। ठीक है, तो भाषा कह रही है। फिर इसके बाद देखिए, तो ट्रांसफार्मर ऊंचाई होगा। ठीक, और यदि द्वितीयक फेरों की संख्या प्राथमिक के फेरों की संख्या से कम है तो ट्रांसफार्मर अपचाई होगा। ठीक, एनएस लेस देन एनपी। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर क्या होगा, अपचाई होगा। इसके बाद हमें कार्य विधि बतानी है। तो कार्य विधि बताने से पहले हमको चित्र का निर्माण करना है। तो हमने चित्र क्या करना है, बनाना है। तो आपको चित्र बना लेना है। देखिए यहाँ पर इसकी विधि बताने से पहले आपको चित्र बना लेना है। देखें चित्र में क्या है, तार दिए हुए हैं। ठीक है, आयताकार आपको दिख रहा होगा ट्रांसफार्मर। ठीक है, इसके अंदर लौह क्रोड दिखाई दे रही है जो पटली बनाई गई है। ठीक है, और इसमें सिलिकॉन स्टील का क्या है, ये आपके तार हैं जो लिपटे हुए हैं, देखें यहाँ पर। और आपको प्राथमिक कुंडली भी दिखाई पड़ रही है और द्वितीयक कुंडली भी ठीक दिखाई पड़ रही होगी। तो आपको इसमें क्या करना है, इसको बना लेना है। ठीक है, चित्र बनाने के बाद हम कार्य विधि का वर्णन कर रहे हैं। ठीक, तो चित्र बना लेंगे आप इसको। इसके बाद देखें आगे। ठीक, इसकी कार्य विधि क्या बतानी है, क्या बताना है कि जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के सिरों के मध्य प्रत्यावर्ती बोल्टता जोड़ते हैं तो प्राइमरी कॉइल से मतलब प्राथमिक कुंडली में धारा बहने लगती है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि यदि ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के सिरों के मध्य प्रत्यावर्ती बोल्टता जोड़ते हैं तो प्राथमिक कुंडली में धारा बहने लगती है और इसके सिरों के मध्य स्वप्रेरण के कारण एक बोल्टता ईपी प्रेरित होती है। यदि धारा परिवर्तन के कारण प्राथमिक कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन की दर डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी और प्राथमिक में फेरों की संख्या एनपी हो तो हमें क्या लिखना है, तो हम लिखेंगे ईपी बराबर, ठीक है, क्या लिखेंगे, ईपी बराबर माइनस एनपी इंटू डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती ठीक बोल्टता ठीक ईपी और बराबर में क्या है माइनस एनपी। एनपी क्या है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या। ठीक, फिर इंटू डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी क्या है, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन। ठीक है, तो समझ में आया। इसके बाद इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। इसके बाद देखें हम क्या लिखेंगे, इसी प्रकार द्वितीयक में प्रत्यावर्ती बोल्टता, द्वितीयक में क्या हो जाएगा सेकेंडरी के लिए, तो हमारा सेकेंडरी के लिए यस लग जाएगा सफिक्स में बोल्टता प्रत्यावर्ती बोल्टता के। ठीक, तो लिखेंगे द्वितीयक में प्रत्यावर्ती बोल्टता ई एस फेरों की संख्या एन एस हो, फेरों की संख्या मतलब एन फेरे हैं और यस आपकी क्या है यहाँ पर सेकेंडरी मतलब द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या। ठीक, तो हम इसको लिख सकते हैं ई एस बराबर माइनस एन एस इंटू डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, बताएंगे इसी प्रकार करना है। ठीक, तो समीकरण इसको सेकेंड मान लेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट हुआ समीकरण सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट हुआ समीकरण सेकेंड से हल करना है। तो हम क्या करेंगे, हम देखें समीकरण सेकेंड में समीकरण फर्स्ट से भाग देंगे। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि समीकरण सेकेंड जो है आपका उसमें समीकरण फर्स्ट से भाग देंगे। तो जब भाग देंगे तो आपका क्या आ जाए, क्या आएगा, ई एस अपान ई पी बराबर माइनस एन एस इंटू डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, फिर अपान में माइनस एन पी इंटू डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। ठीक है, इसके बाद डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी डेल्टा दोनों कैंसिल हो जाएंगे, अंशुआ हर में मिल रहे हैं समान है तो कैंसिल होंगे। इसके बाद देखिए माइनस ऊपर दिया है नीचे भी दिया है तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपका क्या हो जाएगा, अब क्या बचा, ई एस अपान ई पी बराबर एन एस अपान एन पी। ठीक है, हो जाएगा एन एस अपान एन पी। इसके बाद देखें इसके बाद क्या बचे, अब लिखेंगे इसको हम क्या लिखेंगे, यदि प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध नगण्य हो तथा ऊर्जा को कोई क्षय न हो। ठीक है, प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध नगण्य हो, नगण्य का मतलब क्या है, शून्य हो। ठीक है, तथा ऊर्जा को कोई क्षय न हो। ठीक, तो क्या होगा देखिए आगे, तो प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान विभवांतर वीपी के बराबर। ठीक है, यदि द्वितीयक परिपथ खुला हो तो द्वितीयक कुंडली के सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल ई एस विभवांतर वी एस के बराबर होगा। ठीक, तो हम इसको लिखेंगे वी एस अपान वी पी बराबर ई एस अपान ई पी बराबर एन एस अपान एन पी बराबर स्मॉल आर। इसको इस तरह लिख, ये जो आपका विभवांतर है तो ये क्या है, ये बोल्टता के बराबर है मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर है, और ये किसके बराबर, ये फेरों की संख्या के बराबर है। ठीक, तो हम इसको लिख लेंगे वी एस अपान वी पी इक्वल ई एस अपान ई पी इक्वल एन एस अपान एन पी इक्वल स्मॉल आर। स्मॉल आर है क्या, ये हमको बताना है। ठीक,
तो हम लिखेंगे जहाँ जहाँ स्मॉल आर एक ट्रांसफार्मर नियतांक है जिसको हम बोलेंगे परिणमन, ठीक है, अनुपात बोलेंगे। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे परिणमन अनुपात कहते हैं। देखें आगे क्या लिखेंगे। यदि आईपी और आईएस क्रमशः प्राथमिक व द्वितीयक में किसी क्षण वैद्युत धाराएं हो, ठीक है, और शक्ति का ह्रास बिल्कुल ना हो, ठीक है, हानि मतलब शक्ति की हानि बिल्कुल ना हो, तो हम इसको लिखेंगे द्वितीयक में शक्ति बराबर प्राथमिक में शक्ति। तो द्वितीयक में शक्ति क्या लिख लेंगे, वी एस इंटू आई एस बराबर, और प्राथमिक में शक्ति क्या लिखेंगे, वी पी इंटू आई पी। ठीक है, सूत्र होता है पी इक्वल वी आई, उसी से बना है ये। ठीक, तो द्वितीयक के लिए यस यस लग गया है, सेकेंडरी, ठीक, और सूत्र आपको पता है पावर का, पावर बराबर वी इंटू आई, ठीक है, विभव इंटू धारा। ठीक, तो आपको लिखना है वी एस इंटू आई एस बराबर वी पी इंटू आई पी। ठीक है, इसके बाद हमने देखो नीचे से क्या लिखा है, आई पी अपान आई एस बराबर वी पी अपान वी एस। ठीक है, इसको इस तरह लिख लिया है। ठीक, धारा एक तरफ और विभव एक तरफ। ठीक, तो आई पी अपान आई एस बराबर वी पी अपान वी एस। ठीक है, प्राथमिक धारा अपान क्या लिखा है, द्वितीयक धारा, ठीक, बराबर प्राथमिक विभव अपान क्या, द्वितीयक विभव या विभवांतर कह दो। ठीक है, बराबर एन एस अपान एन पी। ठीक है, तो बराबर स्मॉल आर। तो एन एस आपको पता है फेरों की संख्या द्वितीयक में, और नीचे प्राथमिक में फेरों की संख्या। फिर देखिए अब ट्रांसफार्मर में ऊर्जा की हानियाँ क्या हैं उसको बताना है, तो हेडिंग डालेंगे तांबे में हानि। ठीक है, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा की हानियाँ को इंग्लिश में क्या बोले, एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो तांबे में हानि क्या है, देखेंगे तांबे में हानि कॉपर लॉस क्या है हमारा ट्रांसफार्मर में। तो देखेंगे जब प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है तो कुछ ऊर्जा तांबे के फेरों में उष्मा के रूप में क्षय हो जाती है। कुंडलियों में उत्पन्न उष्मा को अवशोषित करने के लिए कुंडली के चारों ओर ठंडी हवा अथवा तेल प्रवाहित किया जाता है। ठीक, तो क्या होता है कि प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है और कुछ ऊर्जा तांबे के फेरों में उष्मा के रूप में क्षय हो जाती है। ठीक, तो कुंडलियों में जो उत्पन्न उष्मा को अवशोषित करने के लिए कुंडली के चारों ओर ठंडी हवा या तेल प्रवाहित किया जाता है। ठीक, फिर देखिए फ्लक्स से हानि, फ्लक्स से हानि हेडिंग डालेंगे, क्या लिखेंगे, प्राथमिक व द्वितीयक कुंडलियों का युग्मन कभी भी पूर्ण नहीं होता है, अतः प्राथमिक में जनित संपूर्ण फ्लक्स द्वितीयक से नहीं गुजरता। ठीक है, इन हानियों के कारण, ठीक है, इन हानियों के कारण क्या होता है, वी एस इंटू आई एस लेस देन वी पी इंटू आई पी। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसको आगे ट्रांसफार्मर की दक्षता का सूत्र लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, ट्रांसफार्मर की दक्षता ईटा से प्रदर्शित करेंगे, ये ईटा का चिन्ह है। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता ईटा कोष्टक में लिखा हुआ है बराबर वी एस इंटू आई एस अपान वी पी इंटू आई पी। वी एस इंटू आई एस क्या निर्गत शक्ति है, वी पी इंटू आई पी क्या निवेशी शक्ति है। नोट में क्या लिखेंगे कि ईटा का मान 1 से कम होता है अर्थात दक्षता 100% से कम होती है। ठीक है, एक आधुनिक ट्रांसफार्मर की दक्षता 90% तक की जा सकती है। ठीक, तो यहीं से हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। ठीक, थैंक्स क्लास, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।